भारत को जब एक तरफ अपने नेशनल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ मानव सभ्यता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में से एक को चूज करना था, तो बाकी देशों की तरह भारत ने भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी, नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया। मामला देखो भारत सरकार के पिछले हफ्ते के फैसले से संबंधित है, जब भारत सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे देखो वर्ल्ड के बहुत सारे देश चिंतित हो गए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में राइस का जो एक्सपोर्ट होता है ना, 40% तो इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है उस एक्सपोर्ट में। और पिछले साल भारत ने वीट एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था। इंडिया का अभी राइस और पिछले साल वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। वैसे ये दो देश वर्ल्ड के विभिन्न देशों को बहुत ज्यादा फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता है युद्ध चल रहा है इन दोनों देशों के बीच। तो वर्ल्ड के कई देशों को ना इंडिया से काफी उम्मीद थी कि इंडिया से हम सप्लाई ले लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। बट भारत सरकार ने यह फैसला लिया। आखिरकार क्यों? क्योंकि देखो सरकार का यह तर्क है कि हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है, तो डोमेस्टिक सप्लाई को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है। वैसे देखो भारत सरकार का यह जो आर्ग्यूमेंट है ना, पूरी तरह से सही नहीं है। मैं आपको एक हैरानी वाला आंकड़ा देता हूं। पिछले साल आपको पता है सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन फाइनल अगर आप आंकड़ा निकालोगे ना, तो सरकार ने 2022 में 2021 के अपेक्षाकृत 2021 के कंपैरिजन में डबल वीट को एक्सपोर्ट किया। आप पूछोगे सर कैसे? मतलब वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो फिर कैसे इतना डबल हमने एक्सपोर्ट किया? नहीं, जो आप सोच रहे हो ना कि बैन लगने से पहले हम एक्सपोर्ट कर चुके थे, वो रीजन सही नहीं है। असली रीजन ये है कि सरकार ने ना वीट के ओपन एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, बट सरकार अभी भी अपने पसंदीदा देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे देखो इजिप्ट है। इजिप्ट ना 80% अपना जो फूड ग्रेन है ना रशिया और यूक्रेन से हासिल कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है। तो पिछले साल सरकार ने ना वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बावजूद अलाउ कर दिया कि इजिप्ट को तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजिप्ट को एग्जम्पशन में डाल दो, इनको करते रहो। इस प्रकार से सरकार ने ना अपने कुछ पसंदीदा देशों के फूड ग्रेन एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाया, उनको एग्जम्प्ट कर दिया। सरकार को लगता है कि जिन देशों से फायदा होता है ना, उन देशों को एक्सपोर्ट कर दो, सबको मत करो। आप एग्जाम्पल देखिए, इजिप्ट को हमने फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किया बैन लगने के बावजूद, और कैसे इजिप्ट के साथ रिश्ते इंप्रूव हुए। इजिप्ट के राष्ट्रपति हमारे देश में रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पे आए। हाल ही में यूएसए से लौटते वक्त भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट में पहुंचे। इजिप्ट ने कहा है कि हम इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब परचेज करेंगे, हमारा प्लान है। तो इंडिया को लगा कि यार ये हमारा दोस्त है, इसको एक्सपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ना इस इशू में ना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट दिख रहा है। अभी एथिकल डायलेमास क्या है वो हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिया ने फूड ग्रेन देने के बदले अपना इंटरेस्ट जो साध रहा है, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो सर्व कर रहा है, क्या ये गलत नहीं है? देखो वैसे सभी देश ऐसा करते हैं, वो बात अलग है। इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता है वासुदेव कुटुंबकम की, कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, लेकिन वास्तव में देखो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो बाकी देशों की तरह इंडिया भी फिसल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1970s में जब अरब कंट्रीज का और इजराइल का वार हुआ था ना, तो अरब कंट्रीज ने भी ना, गल्फ कंट्रीज ने भी एम्बार्गो लगा दिया था और चुन चुन के ऑयल की सप्लाई कर रहा था। जिन देशों ने इजराइल का साथ दिया, जैसे यूएसए वगैरह ने, उनको ना अरब कंट्रीज ने तेल देने से मना कर दिया। वैसे ही इंडिया आज अपने दोस्तों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट के मामले में। इवन आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए PL480 प्रोग्राम के तहत फूड ग्रेन की एड दे रहा था विभिन्न देशों को। इंडिया भी एड ले रहा था यूएसए से 1960s में। बट देखो यूएसए ना ब्लैकमेल करके ये फूड ग्रेन की एड दे रहा था, मदद दे रहा था। यूएसए ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि हम आपको ना फूड ग्रेन के जहाज तब भेजेंगे
जब वियतनाम के इशू पर, उस समय वियतनाम में वार चल रहा था, जब वियतनाम के इशू पर आप हमारा साथ दोगे, आपका स्टैंड हमारे पक्ष में होगा। जानबूझ के यूएसए ने ना शिप्स की सप्लाई को डिले किया। हमारे देश में अनाज की इतनी ज्यादा जरूरत, लेकिन जानबूझ के यूएसए ने शिप्स को देरी से भेजा ताकि इंडिया को प्रेशराइज किया जा सके वियतनाम के इशू पर हमारा साथ देने के लिए। तो देखो, विभिन्न देश ऐसा करते हैं और अभी सिचुएशन इंडिया के पक्ष में है तो इंडिया भी ऐसा कर रहा है। एथिकल इश्यूज क्या है यहां पे? एक तरफ देखो नेशनल सोवरेनिटी, दूसरी तरफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, इंडिया का फूड ग्रेन है, जो मर्जी आए इंडिया करे, एक तरफ ये चीज है, और दूसरी तरफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी मानव सभ्यता के प्रति इंडिया की जिम्मेदारी है। वैसे देखो यहां पे ना पॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि ना 2024 में आपको पता है इलेक्शंस हैं, सरकार ना किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। 2009 में भी ना इलेक्शन से पहले सिचुएशन खराब थी, फर्टिलाइजर के दाम हावी ज्यादा थे और इसके अलावा ड्रोट आया था, तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस इंडोनेशिया में भी यही हाल था। तो इंडोनेशिया और इंडिया दोनों ने ना फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और दोनों जगहों पर रूलिंग पार्टी फिर से सत्ता में आई। इंडिया में उस समय यूपीए फिर से सत्ता में आई थी, तो उसी तर्ज पर सरकार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इलेक्शन जीतने के लिए, यह भी एंगल है। तो इसी से संबंधित दूसरा एथिकल डायलेमा है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी। एक तरफ सरकार इलेक्शन जीतना चाहती है, छोटा पॉलिटिकल गेन है, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी है। अगर देखो विभिन्न देशों को अनाज नहीं मिला तो वहां पे सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। अनाज ना मिलने की वजह से ना देशों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इवन सिविल वार भी स्टार्ट हो जाता है। और किसी देश में अगर सिविल वार स्टार्ट होता है तो उसका फिर बाकी देशों पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट एथिकल इशू है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज मतलब सारे देश ऐसा करते हैं तो इंडिया क्यों पीछे छूटे। इंडिया के पास जो चीज है उसकी सहायता से इंडिया अपने इंटरेस्ट सर्व करेगा, बाकी देश ऐसा करते हैं। चीन भी कोई चीज एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है, हम आपको ये चीज तभी देंगे जब आप ताइवान के इशू पर हमारा साथ दोगे। और दूसरी तरफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनाज है, खाने की चीज है, तो इंडिया की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां पे अनाज की कमी है उन देशों को अनाज दिया जाए। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर फार्मर्स वर्सेस फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ये देखो एथिकल डायलेमा कहता है अगर इंडिया एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाता है तो किसको फायदा होगा? जाहिर तौर पे फार्मर्स को फायदा होगा, लेकिन बड़े किसानों को फायदा होगा क्योंकि वो अपने फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा दाम पर, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। वर्सेस फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। वर्सेस फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल मतलब अगर सरकार ने एक्सपोर्ट ओपन कर दिया तो इंडिया में अनाज की कमी हो जाएगी और देश में लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी। समझ गए? देश में लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी। तो दोनों में से एक को चूज करना है, सपोर्ट फॉर फार्मर्स वर्सेस फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। सरकार ने इसको चूज किया, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, तभी तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे किसानों को नुकसान होगा। सरकार का तर्क यह है कि सिर्फ बड़े जो किसान है ना उनको नुकसान होगा, बहुत कम किसान ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ज्यादातर किसान तो हमारे देश में छोटे और मंझले हैं, इसलिए फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल वैल्यू को सरकार ने चूज किया। आपकी क्या राय है इस इशू पर, आप भी बताइए। आपको क्या लगता है भारत सरकार का जो ये फैसला है वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे डेट है आज की 9 अगस्त 2023 और एक टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइस एक्सपोर्ट पर बैन से संबंधित। इसके अलावा अगला इशू हम डिस्कस करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित। हम इंडियन कंपनीज की दवाइयां विदेशों में कंट्रोवर्शियल हो गई थी, मतलब कुछ केसेस सामने आए, पेशेंट्स की डेथ भी हो गई विदेशों में, हमारा नाम खराब हो रहा था। तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाला अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पॉलिटी का एक काफी मजबूत आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान क्यों सुर्खियों में आया है ये भी जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस आपको दूंगा, फिर कल के जो आर्टिकल्स है वो जल्दी से रिवाइज करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी आज की रहने वाली है। ये है अगला आर्टिकल, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स फॉर
ड्रग कंपनीज। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हुआ क्या, 70 बच्चों की डेथ हो गई गैम्बिया में, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की डेथ हो गई और यूएसए में 3 लोगों की डेथ हो गई, कैमरून में 6 लोगों की डेथ हो गई। ये सारी जो डेथ है ना अलग अलग देशों में, कहीं ना कहीं इंडियन ड्रग कंपनीज के प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। मतलब हमारी ड्रग कंपनीज के जो प्रोडक्ट है ना उनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, उनकी वजह से दिक्कत हुई, जिस वजह से इतने सारे देशों में इतने लोगों की जान चली गई। तो हमारा नाम खराब हुआ भारत देश का कि इंडिया की कंपनीज के जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होते। सरकार इस मुद्दे पे ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। सरकार ने खुद भी सर्वे करवाया जब हमारा नाम खराब हो रहा था, तो सरकार ने अपने इंस्पेक्शन में पाया 10,500 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सिर्फ 2,000 ऐसी हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रही हैं। समझ गए, मतलब बाकी तो ऐसे ही चल रही हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो सरकार इस मुद्दे पर सीरियस है। सरकार ने यह बोला है सभी जो ड्रग कंपनीज है ना रिवाइज्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, जिससे कि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हों। आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? देखो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि किसी भी ड्रग कंपनी का क्लियरली डिफाइंड एंड कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, सारे प्रोसेसेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि कल को आपकी दवाई में कोई दिक्कत आ भी गई तो कितना रिस्क है। जहां पे ऑपरेशंस चल रहे हैं हाइजीन और क्लीनिनेस होना चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है कोई प्रोडक्ट में दिक्कत है तो प्रोडक्ट को रिकॉल करने का प्रोसीजर होना चाहिए, पहले से पैरामीटर्स तय होने चाहिए कब आप प्रोडक्ट को रिकॉल करोगे। तो ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना ये सब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आती हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे मैंने आपको बताया डेटा यहाँ पे बहुत कम ड्रग कंपनीज ऐसी हैं, सिर्फ बड़ी ड्रग कंपनीज ऐसी हैं जो इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं, बाकी नहीं। और सरकार ने 162 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया ना उसमें काफी सारी कमियां पाई गई। प्रोडक्ट क्वालिटी को रिव्यू नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा क्वालिटी फेल हो जाए ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेस्टिंग एरियाज और मैन्युफैक्चरिंग एरिया का जो डिजाइन है वो गलत है, फॉल्टी है, मिसिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की कमी और पुअर डॉक्यूमेंटेशन। देखो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारे देश में ना बहुत सारी ड्रग कंपनीज ना देसी ढंग से काम करती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं फॉलो हो रहा है। लेकिन जब ग्लोबल रेगुलेटर्स जांच करेंगे तो वो तो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं ना, बताइए आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। कोई चीज पेपर में नहीं मिलेगी तो ग्लोबल रेगुलेटर मानेंगे ही नहीं कि मतलब कितना ही बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले कि हाँ हम फॉलो करते हैं, भैया क्या फॉलो करते हो? आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप क्या फॉलो कर रहे हो? दूसरा, डेटा को मेंटेन नहीं किया जाता हमारे देश में छोटी छोटी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा, जबकि देखो ग्लोबल जो रेगुलेटर्स है ना वो डेटा को मानते हैं। डेटा क्या है आपके पास में, कब कब आपका प्रोडक्ट फेल हुआ, कितनी जांच आपने की। तो सरकार इस इशू पर भी ना सख्त है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बोल रही है कि आप ना डेटा मेंटेन कीजिए अच्छे से, सारा का सारा डेटा आप मेंटेन कीजिए। इवन ना ऑटोमेटिव सिस्टम पे भी सरकार काम कर रही है कि डेटा ना अपने आप से रिकॉर्ड होता जाए, मतलब जो मशीनें हैं ना उनका डेटा अपने आप से रिकॉर्ड होता जाए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। जब चाहे मर्जी कभी का डेटा उठा लो, डेटा सामने आए। अब एक चीज है स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट मतलब देखो कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, अब उसको ना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप रखोगे तो डेफिनेटली वो जो ड्रग है अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक ठाक रहेगी। लेकिन ना स्टेबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आप अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग एटमॉस्फेयर में रख के उस ड्रग को देखते हो कि तब भी ड्रग क्या अपने उसी तरीके से काम करेगी जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, या फिर अलग टेम्परेचर में रखने से, अलग एटमॉस्फेयर में रखने से वो ड्रग जो है, मेडिसिन जो है, वो अलग तरीके से बिहेव करेगी। ये स्टेबिलिटी टेस्ट सारी कंपनीज नहीं करती, खास करके छोटी कंपनीज। इसलिए बेशक उनकी इंटेंशन सही हो, लेकिन स्टेबिलिटी टेस्ट ना करने से ना, अब देखो इंडिया के हिसाब से उसे डिजाइन किया गया, बनाया गया, लेकिन
यूएसए में टेम्परेचर अलग है, तो यूएसए के उस टेम्परेचर में ड्रग हो सकता है कि अलग तरीके से बिहेव करे जिससे पेशेंट्स को नुकसान हो जाए। तो ये जो स्टेबिलिटी टेस्ट है ना, ये कंपलसरी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, करना ही करना है। फिर एक इश्यू पता क्या है, एक इश्यू है कि हमारे देश में ना अलग अलग राज्यों में ना ड्रग की लाइसेंसिंग और ड्रग की इंस्पेक्शन के पैरामीटर्स अलग हैं, ये स्टेट डोमेन में आता है। तो एक्सपर्ट्स ना एक सजेशन ये दे रहे हैं कि इसे ना आप सेंट्रलाइज कर दो। जैसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि ड्रग को अप्रूवल लाइसेंस मतलब आसानी से मिल जाता है, इंस्पेक्शन काफ़ी कम होता है, जबकि तमिलनाडु में लाइसेंस मुश्किल से मिलता है और इंस्पेक्शन भी ज़्यादा होता है। क्वालिटी मतलब तमिलनाडु में ज़्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए इसलिए थोड़ा सा ढीलापन भी चलेगा। तो एक्सपर्ट्स ना ये सजेस्ट करते हैं यहाँ पे ना एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, पूरा मतलब एक आईटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे देश में, जो पूरे देश में जिन ड्रग्स को लाइसेंस मिला है या मिलना है सारी डिटेल्स इस आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, ताकि पूरे देश में जिन भी ड्रग्स को लाइसेंस मिल रहा है ना उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कोई भी राज्य में अगर कोई अधिकारी ढीला है तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि वहां पे ड्रग्स का लाइसेंस आसानी से मिल गया और उस ड्रग में क्वालिटी की कमी है और बाद में वो ड्रग पूरे देश में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो इससे ना उस राज्य का नाम खराब नहीं होगा, पूरे देश का नाम खराब होगा। तो इस चीज को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, एक आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू ड्रग्स को लाइसेंस मिले और इंस्पेक्शन भी इसी आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। अब देखो, छोटी जो ड्रग कंपनीज है ना वो कहती है कि हमारे पास यार इतना रिसोर्स नहीं होता। बातें तो आपकी सही है सारी, लेकिन हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं होता, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काम धंधा नहीं कर सकेंगे। सरकार भी इस चीज़ को समझती है। सरकार ने ये बोला है वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, वो तो देखो 6 महीने के अंदर अंदर इन रिवाइज्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। और दूसरी तरफ वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनको सरकार ने 1 साल का टाइम दिया है कि आप 1 साल के अंदर अंदर इन रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। लेकिन देखो, कंपनीज कह रही हैं कि ये 6 महीने और 1 साल भी काफी ज्यादा है, काफी कम है, सॉरी, हमें 3 साल का टाइम मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है नहीं, ऑलरेडी हमारा काफी नाम खराब हो चुका है, हम और ज्यादा नाम खराब नहीं होने देंगे, आप जल्दी से जल्दी इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, ताकि इंडिया के जो ड्रग्स हो ना, इंडिया में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। मतलब लोग क्वेश्चन ना उठाएं कि इंडिया में बनी ड्रग्स है इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर सख्त है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिए क्या, क्योंकि देखो इससे संबंधित आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा नाम खराब हो रहा है, जल्द ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और आखिरकार सरकार ने एक्शन लिया भी। अब देखो इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ना वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, रंजन गोगोई जो आज के समय में राज्यसभा एमपी हैं और पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर रह चुके हैं, मतलब रिटायर होने के बाद इनको राज्यसभा एमपी बना दिया गया। इन्होंने ना पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच दी राज्यसभा में, और स्पीच में इन्होंने ना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर सवाल उठाए। इन्होंने बोला संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है ना ये गलत है, ये पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट करता है कानून बनाने में। मतलब पार्लियामेंट की जो पावर है ना कानून बनाने के लिए, उस पावर को कंट्रोल करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पूरा हम समझते हैं बेसिक्स के साथ, पूरी स्टोरी हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या संविधान का। फिर उसके बाद आप भी बताइएगा आपके हिसाब से ये हमारे संविधान में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या इससे फायदा हो रहा है देश को या नुकसान हो रहा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में ना एक इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रही हैं कोलिजियन सिस्टम के विरुद्ध। वो बोलते हैं जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रही हैं, ऐसे सिस्टम को इन्विजन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने नहीं किया था। लेकिन दूसरे पक्ष ने यह कहा है कि देखो
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसे ही इंप्लीमेंट करने की दिशा में ये कोलिजियन सिस्टम आप मान सकते हो एक कदम है, एक एग्जाम्पल है। तो बात देखो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हम नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, बात हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है क्या, ये कंसेप्ट कैसे इमर्ज होकर आया, बिल्कुल बेसिक्स से ही हम इस इशू को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान बनता है। संविधान में जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो देखो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन डीपीएसपी एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके अनुसार सरकार को काम करना है। जो भी सरकार बनती है उस सरकार को काम करना होगा डीपीएसपी के हिसाब से। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 और 39 भी ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी होगी लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करना। सरकार की ये भी ड्यूटी होगी कि जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, समाज में इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं कम से कम हों। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए। जमींदारों के पास बहुत लैंड जमा हो गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जमींदार जिनके पास 500 एकड़ लैंड, 1000 एकड़ लैंड, और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज। और ये सरकार की ड्यूटी बनती थी कि आर्टिकल 38 और 39 बी के हिसाब से इनइक्वालिटीज को कम करना, यानी लैंड रिफॉर्म लेके आना, ताकि जो सरप्लस लैंड है जमींदार के पास, अगर किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ लैंड है, भाई आप 20 एकड़ रख लो, बाकी जिन लोगों को आवश्यकता है ये लैंड उनको दिया जाएगा। इस प्रकार के कानून गवर्नमेंट लेके आई 1950 में, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट जब जमींदारों से लैंड छीनने लगी तो जाहिर सी बात है जमींदारों को तो अच्छा नहीं लगेगा। जमींदार गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स में जाके जमींदार बोले कि सर जी देखो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जमींदारों ने जाके कोर्ट्स में बोला, सर जी देखो, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो वो सरकार का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। तो कोर्ट्स ने कहा कि बात तो जी आपकी ठीक है। तो कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा सरकार को कोई हक नहीं है जमींदारों से उनकी ज़मीन छीनने का, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, और आर्टिकल 13 के हिसाब से हर एक वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने सोचा ये तो गलत काम हो गया, मतलब कैसे काम चलेगा, लैंड रिफॉर्म तो लाने ही पड़ेंगे, और कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सरकार ने तरीका खोजा, सरकार ने संविधान को अमेंड कर दिया। 1951 में आती है संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में सरकार ने दो चीज़ें की। एक तो शेड्यूल 9 ऐड किया गया, इसके अलावा इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31B। 31B में देखो ये लिखा हुआ है, जो एक्ट्स शेड्यूल 9 में डाले जाएंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हों, जुडिशरी उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी जुडिशरी से पावर छीन ली गई कि शेड्यूल 9 में जो एक्ट्स डाले गए हैं उन एक्ट्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान को अमेंड करके सरकार ने कोशिश की कि अब जमींदारी एबोलिशन एक्ट को हम रख देंगे शेड्यूल 9 के अंदर, और शेड्यूल 9 के अंदर जो एक्ट्स हैं उनको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकेगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करते हों। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 31B में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सरकार फिर से लग गई लैंड रिफॉर्म्स के काम में, और जमींदारों से उनकी ज़मीनें एक्वायर की जाने लगी। इसी बीच संविधान की जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशनर्स ने बोला कि जी देखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, सरकार फंडामेंटल राइट थोड़ी ना छीन सकती है।
संविधान को अमेंड करके, क्योंकि साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो इस प्रकार के मेनली उस समय दो केसेस सामने आए। एक तो देखो 1952 का, नोट डाउन आप कर सकते हो, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 1955 का केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955 का केस। ये दो केस सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें पिटिशनर ने कहा था आर्टिकल 13 के हिसाब से जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसे आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। और नेहरू का कद इतना बड़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिम्मत थी उस समय नेहरू के खिलाफ चले जाएं? देखो, प्रोसीजर के हिसाब से जा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखिए, नेहरू का कद इतना बड़ा, उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी एक प्रकार से हिम्मत सी नहीं हो रही थी कि नेहरू के खिलाफ वो चले जाएं। और दूसरा इशू भी ऐसा है लैंड रिफॉर्म का कि पब्लिक में ये इशू अपील बहुत करता है। तो 1952 के शंकरी प्रसाद और 1955 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं। वर्ड्स पे खेल गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है एनी लॉ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ, यानी संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। समझ गए? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1952 में और 1955 में। 1952 का केस था शंकरी प्रसाद और 1955 का केस था सज्जन सिंह। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए पार्लियामेंट के सामने कि आप संविधान को अमेंड करके चाहे मर्जी फंडामेंटल राइट्स छीन लो। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हो जाती है नेहरू की डेथ 1964 में, और समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हिम्मत आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1967 से पहले इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। दो भाई थे, नाम था हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास पंजाब में 500 एकड़ लैंड था। फिर से बोलता हूं, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ दोनों भाइयों के पास पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से इनको सिर्फ 20 एकड़ दे दिया और बाकी इनसे एक्वायर कर लिया। तो गोलकनाथ भाई गए सुप्रीम कोर्ट के पास और जाके बोले कि देखो जी, हमारा तो लैंड छीन लिया, ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू प्रोफेशन के अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जाके बोली कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ये गलत है। पंजाब सरकार का तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने जिस एक्ट की सहायता से गोलकनाथ बंधुओं का लैंड एक्वायर किया है वो जो एक्ट है वो आता है शेड्यूल 9 में, और शेड्यूल 9 में जो एक्ट आता है उसे आप रिव्यू नहीं कर सकते, चाहे उससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही क्यों ना होता हो। ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो उस समय तक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, नेहरू की डेथ हो चुकी थी और आजादी को भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से कंसीडर करेंगे क्या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है या फिर नहीं छीना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया और कहा आर्टिकल 368 के हिसाब से भी संविधान को इस प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो, यू टर्न ले लिया। 1952 और 1955 के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था संविधान में अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के केस में यू टर्न ले लिया और कहा नहीं भैया, आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते जनता के।
तो इस केस से पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं बहुत अंडरमाइन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और इंदिरा गांधी ने, आपको पता है, शुरुआत में अपनी ही पार्टी में काफ़ी सारा बगावत झेली थी और इसी वजह से वो कुछ सोशलिस्ट एजेंडा को अपनाती हैं, जनता को वेलफेयर पहुंचाने की कोशिश करती हैं ताकि जनता की सिंपैथी हासिल की जा सके, जनता के वोट्स हासिल किए जा सके। इसी दिशा में इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्रीवी पर्स का इशू आपने सुना होगा। जब देखो सरदार पटेल ने बहुत सारी रियासतों को इंडिया में मिलाया था तो बहुत सारे राजाओं को ये वादा किया गया था कि हम आपको एनुअल ग्रांट देंगे, आप अपना फ्लैग लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया। तो ये इशू भी गया था कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज उस समय कोर्ट में गए, जुडिशरी के बीच और इंदिरा गांधी सरकार के बीच टसल देखने को मिला, फाइट देखने को मिली। ये वो समय था, देखो 1971, 1972, इंदिरा गांधी सरकार ने पार्लियामेंट की पावर्स को फिर से हासिल करने की कोशिश की। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई संविधान में, जैसे अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 26 और अमेंडमेंट 29। जैसे मैं आपको दो अमेंडमेंट्स के बारे में बताता हूं। अमेंडमेंट 25 क्या थी संविधान की और अमेंडमेंट 29 क्या थी। अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक तो देखो आर्टिकल 31A को चेंज किया गया। अगर सरकार किसी से लैंड एक्वायर करती है और कंपनसेशन कम दी जाती है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के सामने जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। और दूसरा, अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया संविधान में, 31C। ये क्या था? आर्टिकल 31C जो कि ऐड किया गया अमेंडमेंट 25 की सहायता से, कहता है अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई कानून लाती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि वो जो कानून है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अमेंडमेंट 25 की सहायता से आर्टिकल 31C ऐड किया गया। आर्टिकल 31C में कहा गया है सरकार अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लेके आती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इसके अलावा अमेंडमेंट 29 क्या है? अमेंडमेंट 29 में क्या किया गया? केरल के दो एक्ट्स, केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधी दो एक्ट्स, उनको डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, यह इंश्योर करने के लिए कि जुडिशरी केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधित उन दो एक्ट्स को रिव्यू ना करें। तो कहने का एसेंस देखो ये है, इन अमेंडमेंट्स की सहायता से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि 1967 में गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते, इस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके। लेकिन अब देखने लायक चीज ये है, इन अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। यानी मामले का अब पटापेक्स होने वाला है, मामला बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। 1972 में केरल में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, एक मठ था केरल में जिसके प्रीस्ट थे केशवानंद, उनकी मठ की 500 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया। तो केशवानंद गए सुप्रीम कोर्ट में और सेम बात जाके बोली कि देखो जी मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपनी जजमेंट दी जिसे कहा जाता है केशवानंद भारती जजमेंट, और यही इसी जजमेंट से निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 7-6 से ये जजमेंट आई थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7-6 से ये जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है, वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 की अपनी केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी जजमेंट में जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सिकरी, उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स बताए और कहा कि ये जो फीचर्स हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस सेलट ने भी कहा कि कुछ फीचर्स जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जस्टिस हेगड़े ने भी कुछ फीचर्स बताए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ पॉलिटी, यूनिटी ऑफ कंट्री। कहने का एसेंस देखो ये हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि कौन सी चीज़ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सरकार संविधान को अमेंड करके ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होता हो। तो एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में। 1967 का जो गोलकनाथ केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है, आर्टिकल 368 पावर नहीं देता पार्लियामेंट को। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर भी देता है और प्रोसीजर भी बताता है संविधान को अमेंड करने का। यानी गोलकनाथ केस में जो कुछ कहा गया वो गलत था। बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की। 1973 के इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, कौन सी नहीं आती है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में यह साफ कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है संविधान को अमेंड करने की। हाँ, ये बात सही है, वो आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। संविधान की अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा ये तो देखो टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उनकी तो चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चलेगी। तो ये क्रिटिसिज्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट का कि ये टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। क्यों, जजेस की तो देखो अकाउंटेबिलिटी भी ठीक से तय नहीं होती, जजेस को जनता ने नहीं चुना है। अगर वो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, कौन सी नहीं करती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर्स हैं बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, अगर देखो पार्लियामेंट को पूरी आज़ादी दे दी गई, अनलिमिटेड पावर दे दी गई संविधान को अमेंड करने की, कल को मान लीजिए ऐसी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई, उस पार्टी की लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी प्रचंड बहुमत है, तो पार्लियामेंट तो यह भी डिसाइड कर सकती है कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। यानी आर्टिकल जो 1 है जिसमें बताया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, उस आर्टिकल को अमेंड करके इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। तो क्या यह मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा, यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि इस प्रकार की अमेंडमेंट कोई भी ना हो सके। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी का बहुमत आ जाए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो प्रचंड बहुमत हो, वो सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल 21 को भी चेंज कर दे, यानी राइट टू लाइफ को। क्या ये अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए संविधान को अमेंड करने की, कल को वो इस प्रकार की अमेंडमेंट भी ला सकते हैं कि इंडिया पर फिर से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाए या फिर ब्रिटिश पावर फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। क्या वो अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, नहीं जायज होगा। जो लोग ये कहते हैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए संविधान को अमेंड करने की, उन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, कल को मान लीजिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत आ जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो संविधान में अमेंड करके ये प्रोविजन कर देती है कि इंडिया के ऊपर शासन चलेगा यूएसए का, तो क्या ये अमेंडमेंट जायज होगी? क्या पार्लियामेंट को आज़ादी देनी चाहिए इस प्रकार से संविधान को अमेंड करने की? बिल्कुल नहीं। अगर देखो इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाएगा,
तो वो संविधान इंडिया का संविधान रहेगा ही नहीं, वो तो यूएसए का संविधान हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। और देखो असल में अमेंडमेंट का मतलब भी यही है। जब हम कहते हैं संविधान को अमेंड करना, इसका मतलब ये होता है संविधान में माइनर चेंजेस लाना। अमेंडमेंट का मतलब होता है माइनर चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप संविधान को ही चेंज कर दो। मतलब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के हिसाब से सिर्फ संविधान में माइनर चेंजेस लाने की पावर है। ऐसी पावर नहीं है कि वो पुराने संविधान को बदल करके नया संविधान ले आए। समझ गए? तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। ये किसी भी रेजिम को टोटलिटेरियन रेजिम बनने से रोकता है। तो इस प्रकार से ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है करेज। करेज का देखो सिंपल मतलब ये होता है कि डर का सामना करना। जिसके पास में करेज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन में डर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन डर का सामना कर रहा है, मतलब फियरलेस है, डर का उसे भय नहीं है। चैलेंजेस होने के बावजूद वो चैलेंजेस से कन्फ्रंट करने को तैयार है, मतलब विलिंग टू टेक चैलेंजेस, विलिंग टू ओवरकम फियर। जैसे देखो जब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी ना, आपको पता था कि दिक्कत आने वाली है, आपको पता था कि चैलेंजेस आने वाले हैं, डर था आपको कहीं ना कहीं, फिर भी आपने उस डर का सामना किया। तो इसका मतलब आपके पास ना करेज थी उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करने की। हर किसी के पास में ये करेज नहीं होती। आप भी कोई पर्सनल एग्जांपल दीजिए करेज का, कि लाइफ में सिविल सर्विसेज की तैयारी के अलावा कब आपने लाइफ में करेज को शो किया। अब लास्ट में हम एडिटोरियल समरी देख लेते हैं कल की 8 अगस्त की। हिंदी लैंग्वेज वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में, अपने एक ऑर्डर में बोला कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि देखो हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमने ये डिस्कस किया था, नहीं ये यहाँ पे डेटा गलत है। इतने लोगों की ना ये प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी। वैसे टोटल 57-58 इतने % लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। समझ गए? ये प्राइमरी लैंग्वेज वाला डेटा है। तो हमने संविधान में क्या क्या प्रोविजन है वो डिस्कस किया था। आर्टिकल 343 जो बोलता है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन शुरू के 15 सालों तक इंग्लिश भी बनी रहेगी। बाद में उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया था साउथ इंडिया स्टेट्स के विरोध के बाद। और क्या क्या प्रोविजन है संविधान में वो भी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 346 जो बोलता है विभिन्न स्टेट्स के बीच में और स्टेट और यूनियन के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। आर्टिकल 347 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है किसी भी राज्य में कोई लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड उस देश के ज़्यादातर लोग उस लैंग्वेज को चाहते हों। आर्टिकल 351 क्या है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। लेकिन हिंदी को कॉमन लैंग्वेज बनाने में ना काफ़ी तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो देखो लोकल लैंग्वेज वल्नरेबल है, ब्यूरोक्रेसी चैलेंज है, ब्यूरोक्रेट सारे हिंदी नहीं जानते, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फेल हो जाएगा, हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं डोमिनेट करने लगेंगे, संविधान के आइडियाज़ के अगेंस्ट है। 8वें शेड्यूल में और भी लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ हिंदी क्यों। आर्टिकल 350A संविधान का जो बोलता है कि प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, और आर्टिकल 350V जो जिसने बोला था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। तो ये चैलेंजेस हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए। सुपर कंडक्टर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। सुपर कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जो करंट फ्लो होने पर जीरो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, और देखो बहुत बेनिफिशियल मटेरियल है, लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर ऐसे मटेरियल होते हैं। तो अभी ना बहुत सारे सुपर कंडक्टर्स हैं, लेकिन ना वो बहुत ठंडा करने पे -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर वाले जो सुपर कंडक्टर है ना, वो रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब ऐसा टेम्परेचर जो आसानी से किया जा सके, बेशक वो 5 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 30-40 डिग्री सेल्सियस हो, 60-70 डिग्री सेल्सियस हो, जो मैनेजेबल है, वहां पर जो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे ना, वो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होंगे। अभी तक रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं नहीं, अलग अलग दावे आते हैं, लेकिन वो दावे झूठे साबित होते हैं। साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने दावा किया कि LK99 हमने एक रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर खोज निकाला है। उन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया।
अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है डेटा का, पता लगेगा वास्तव में उनका ये क्लेम है सही है या गलत है। लास्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ड्रग ट्रैफिकिंग के रीजंस क्यों हैं, क्यों ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे देश में ज़्यादा होती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है इंडिया, बॉर्डर काफ़ी पोरस है और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, खपत है इंडिया में, अवेयरनेस की कमी है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से ड्रग्स आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं, ड्रग ट्रैफिकर तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेकिन देश की एजेंसीज उतना लेवल पे नहीं यूज़ कर रही हैं टेक्नोलॉजी। स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा है ड्रग एडिक्टर्स के साथ में, कोऑर्डिनेशन नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, मतलब ड्रग माफिया का बहुत बार पॉलिटिकल लीडर्स के साथ नेक्सस देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड अवेयरनेस चलाई जाए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ड्रग एडिक्टर्स का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत बनाया जाए, पड़ोसी देशों के साथ में या फिर दूसरे देशों में के साथ में जहां से ड्रग आती है कोऑर्डिनेशन हो, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंप्रूव किया जाए, फॉर एग्जांपल गरीबी को, और लॉज एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाया जाए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।